उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। आज हमारा 15वां दिन है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपने लैंग्वेज पेपर में खोरठा लिया है, जैसा कि आप जानते हैं जैसे जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जो है 21 अगस्त 2022 को प्रस्तावित है। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल में को क्रैक करना चाहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर के, तो नो डाउट आपको तीनों पेपर में अच्छा करना होगा। लेकिन आप अपने लैंग्वेज पेपर जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, अगर आप इसमें लीड करते हैं, आप इस बात को मानिएगा, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप पेपर 2 में लीड लेते हैं और बच्चों से अगर 90 से 95 प्लस सही करके आते हैं, जैसा कि आप हमारे गाइडेंस में भी ये चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को एक सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से तैयार कर सकते हैं, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे पेपर 3। इसके लिए हमने आपसे बात किया हुआ है। लेकिन अगर आपको चूंकि खोरठा का पूरा थ्योरी यूट्यूब पर करवा दिया गया है, अगर आप खोरठा ग्रामर जो कि बचा हुआ है, तो खोरठा ग्रामर के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र इतने जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत कम राशि है। इस गुरु दक्षिणा को आप दे करके थोड़ा सा सपोर्ट, सहयोग राशि को दे करके आप इससे जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपको जैसा लगता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, कोई अगर इतना मेहनत, इतना शिद्दत के साथ आपके लिए कुछ मेहनत करता है तो आपको भी उसको सपोर्ट करना बनता है, आपको उसको एप्रिसिएट करना बनता है। आपका एप्रिसिएशन इस प्रकार से होगा कि मात्र इतने कम राशि में आप हमसे इस गुरु दक्षिणा दे करके आप खोरठा ग्रामर पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस किसी भी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है और आपको सारा का सारा जानकारी मिल जाएगा। ये जो खोरठा ग्रामर में हम लोग क्या करेंगे, 15 जुलाई से इसके क्लासेस स्टार्ट होंगे और मात्र 10 दिनों के भीतर, 10 या 12 दिनों में पूरा का पूरा खोरठा ग्रामर कवर करा दिया जाएगा। आपको उसके लिए रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आप जानते हैं परीक्षा हॉल 247 किसी भी कंटेंट में बेस्ट आपको देने की कोशिश करता है और इसमें हम लगातार सफल होने के लिए प्रयासरत हैं। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ग्रामर के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, आपको हर एक चैप्टर के बाद एमसीक्यू मिलेगा और पेपर 1 का भी यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा। हिंदी और गद्यांश इंग्लिश में पैसेज कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको 5-5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 में खोरठा का। तो खोरठा पूरा थ्योरी करवा दिया गया है। ठीक है, यूट्यूब पर आप वहाँ से करिए, आपको यहाँ से 5 प्रैक्टिस सेट उसका मिल जाएगा और साथ के साथ आपको खोरठा ग्रामर के रिकॉर्डेड 10 या 12 क्लास मिलेगा। उसके बाद बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपको ग्रामर के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पेपर 1 और 2 के 5-5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मात्र इतने जो आपको यहाँ दिख रहा है, इतना गुरु दक्षिणा अदा करके, इतनी छोटी सी राशि 150 रुपया क्या ही होता है, 100 रुपया और 50 रुपया। आप देखेंगे जब अभी कभी भी आप मार्केट जाएं बिना पैसे के या फिर, तो देखिएगा आपको पता चलेगा कि आज एक स्टेप भी आगे बढ़ाना बिना पैसे का पॉसिबल नहीं है। तो आदमी खाली हाथ या खाली पैकेट, खाली पेट कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, हर एक चीज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है। तो आप बस सपोर्ट करने के लिए एक सहयोग राशि के रूप में आप चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं और पूरा का पूरा खोरठा ग्रामर कवर कर सकते हैं और खोरठा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा आप 90 से 95 प्लस कीजिएगा। तो चलिए अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज झारखंड के उद्योग, क्या देखेंगे, झारखंड के उद्योग। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहला है कि टिस्को, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? टिस्को की स्थापना करी गई थी दोराबजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? दोराबजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा। अब देखिए टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना करी गई थी 1907 ईस्वी में। टिस्को की स्थापना करी गई थी 1907 में। टिस्को किस वर्ष टिस्को में
जो प्रोडक्शन है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो टिस्को में प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ 1911 में। याद रखिएगा, टिस्को का स्थापना किसके द्वारा करा गया, दोराबजी टाटा के द्वारा। स्थापना कब हुआ, 1907 में हुआ, और प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, 1911 में। किस वर्ष टिस्को से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया, याद रखिएगा, टिस्को में स्टील का उत्पादन, स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया गया 1914 से। ठीक है, तो टिस्को में इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया 1914 से। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा को। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा को। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्न में से कौन सा है, तो भारत का पहला स्टील प्लांट, भारत का पहला स्टील प्लांट आपका टाटा स्टील ही है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र नीचे दिए गए कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है वो टाटा स्टील ही है, टाटा स्टील ही है। अब आगे देख लेते हैं, टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, तो टाटा स्टील झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में, आप जानते होंगे, तो टाटा स्टील झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। टाटा स्टील नीचे दिए गए किस नदी के किनारे स्थित है, तो टाटा स्टील जो है वो आपके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। टाटा स्टील स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति किस स्थान से होती है, टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति झरिया से होती है। टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति झरिया से होती है। टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है, तो टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति चाईबासा से होती है। टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति चाईबासा से होती है। अब आगे देख लेते हैं, टाटा स्टील को चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन की प्राप्ति किस स्थान से होती है, तो टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति कहां से होती है, तो टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति होती है आपके सुंदरनगर उड़ीसा से ही। याद रखिएगा, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से, टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से, टाटा स्टील को मैग्नीज क्रोमाइट की प्राप्ति चाईबासा से, और टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति झरिया से होती है। किससे, झरिया से होती है। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा स्टील स्थित है। टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति किस स्थान से होती है, तो टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति नोवा मुंडी झारखंड से होती है। टाटा स्टील को कच्चे लोहे की प्राप्ति कहां से होती है, झारखंड के नोवा मुंडी से। अब आगे देखिए, टाटा समूह के द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा इस बात को कि यह करा गया था 1948 में। कब करा गया था, 1948 में। टाटा समूह के द्वारा 1948 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब देखिए क्या है, कहा जा रहा है किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था, तो ये 2005 में। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया, 2005 में। अब देखिए, कहा जा रहा है झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, तो झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग बोकारो स्टील है। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग बोकारो स्टील है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 में। बोकारो स्टील प्लांट से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया, तो बोकारो स्टील प्लांट से 1974 में। बोकारो स्टील प्लांट से 1974, स्थापना कब हुई, 1964 में। उत्पादन प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो गया, 1974 से। 1974 से। बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की पहली भट्टी की स्थापना करी गई थी, तो याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट में आग की पहली भट्टी की स्थापना करी गई थी किस वर्ष, यह करा गया था आपका 1972 में। 1972। बोकारो स्टील प्लांट में से किस स्थान पर स्थित है, तो बोकारो स्टील प्लांट जो स्थित है वो आपके माराफारी में। कहां पर, माराफारी में। याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट आपके माराफारी में स्थित है। कहां पर, माराफारी में। अब आगे देख लेते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से करी गई है, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किससे करी गई है, रूस से करी गई है। याद रखिएगा, बोकारो, ठीक है, लास्ट में क्या है, र है, रूस से करा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से करी गई है। अब देखिए, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बोकारो स्टील प्लांट जो है यह भारत का चौथा बड़ा
चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। बोकारो स्टील प्लांट भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है और यह प्लांट सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। सेल के अंतर्गत कार्य करता है, तो याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं कि जो कहा जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से होती है। तो बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर की प्राप्ति जो होती है वो आपके मध्य प्रदेश से होती है। बोकारो स्टील प्लांट को चूना पत्थर की प्राप्ति कहां से होती है? मध्य प्रदेश से होती है। बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोल की प्राप्ति कहां से होती है? तो ये आपके झरिया से ही होती है, यानी कि झरिया से टाटा स्टील को भी कोकिंग कोल की प्राप्ति होती है और बोकारो स्टील प्लांट को भी झरिया से ही कोकिंग कोल की प्राप्ति होती है। अब देखिए बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क, बोकारो स्टील प्लांट को आयरन ओर्स जो है ये कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपके उड़ीसा के क्योंझर से। कहां से? उड़ीसा के क्योंझर से प्राप्त होती है लौह अयस्क। भारत का पहला तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में प्रारंभ स्थापित किया गया। भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 में स्थापित किया गया। भारत का पहला तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला तांबा उद्योग करा गया था घाटशिला। झारखंड के घाटशिला में भारत का पहला तांबा उद्योग का स्थापना हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उसे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? तो यह करा जाता है आपका मऊ भंडारा में। कहा? मऊ भंडारा। याद रखिएगा, झारखंड के घाटशिला से जो तांबा प्राप्त होती है उसे हम शुद्ध करने के लिए, प्योर कॉपर बनाने के लिए कहां भेजते हैं? मऊ भंडारा में। कहा? मऊ भंडारा भेजते हैं। आगे देखिए, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया? किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया? तो यह करा गया था 1930 यानी कि 1930 को। झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र कहां पर है? तो झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है जादूगोड़ा। कहां? जादूगोड़ा में झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है आपके जादूगोड़ा में। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र कहां है? झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र कहां है? यह है आपके जमशेदपुर में। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, याद कीजिए, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, इसका केंद्र कहां? तो जमशेदपुर। झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना करी गई थी? तो याद रखिएगा, यह करा गया है आपके मूरी में, रांची के मूरी में। झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो यह करा गया आपका रांची के मूरी में। झारखंड के मूरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? तो झारखंड के मूरी नामक स्थान पर यह करा गया है आपका 1938 में। झारखंड के मूरी नामक स्थान पर 1938 ईस्वी में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना करी गई। झारखंड के मूरी नामक स्थान पर एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 में करी गई। मूरी में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? तो यह प्राप्त होता है आपके लोहरदगा से। मूरी में जो एल्यूमिनियम उद्योग है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उसको कहां से बॉक्साइट प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है आपके लोहरदगा से। झारखंड राज्य के मूरी स्थित एल्यूमिनियम उद्योग से एल्यूमिना बनाकर उसे नीचे दिए गए किस स्थान पर भेज दिया जाता है? तो ये भेज दिया जाता है आपके केरल के अलवार में, कोलकाता के बेलूर में, मुंबई के लेई में, यानी कि यहाँ इन सभी जगहों पर याद रखिएगा कि जो आपका झारखंड राज्य के मूरी में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग से एल्यूमिना बनाकर कहाँ भेजा जाता है? तो केरल के अलवार में, कोलकाता के बेलूर में, मुंबई के लेई में, इन सभी जगहों पर भेजा जाता है। झारखंड का नीचे में कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? यहां पर पूछा जा रहा है नहीं है। तो देखिए, पलामू का जपला जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, पलामू का जपला सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। वहीं पर पश्चिमी सिंहभूम का झीक पानी और रांची का खलारी, ठीक है, तो रांची का खलारी, पश्चिमी सिंहभूम का झीक पानी और पलामू का जपला, ये सभी सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। लेकिन ये जो धनबाद का झरिया है, ये कोयला के लिए विख्यात है, आप जानते होंगे।
झारखंड राज्य में नीचे दिए गए कौन सा सीमेंट लौह उद्योग लौह इस्पात प्लांट के अवशिष्ट पर आधारित है? ठीक है, बताइए झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात प्लांट के मतलब स्टील प्लांट के अवशिष्ट पर आधारित है? ठीक है, तो ये है आपका झींक पानी का लाफार्ज सीमेंट। ठीक है, मतलब झींक पानी कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में, और वेस्ट सिंहभूम में जो आपका सीमेंट उद्योग है, जो लाफार्ज सीमेंट है, वो उससे पहले यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र हुआ करता था। और जमशेदपुर का जो लाफार्ज सीमेंट है, अभी जहां पर जमशेदपुर में लाफार्ज सीमेंट का उद्योग है, वो उस जगह पर वहां पर पहले लौह इस्पात प्लांट ही था। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो आपका झींक पानी का लाफार्ज सीमेंट और जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट, ये दोनों के यहाँ पर पहले लौह इस्पात संयंत्र था और उसी के अवशिष्ट पर ठीक है, ये इसको बनाया गया है। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में करी गई थी। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में करी गई थी। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में करी गई थी। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना आपके पलामू के जपला में करी गई थी। पलामू के जपला में करी गई थी। देखिए, सिंहभूम का झींक पानी, यहाँ भी लाफार्ज सीमेंट का उद्योग है। रांची के खलारी में भी सीमेंट है। ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग प्लांट यानी कि हैवी जो आपका इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो प्लांट है, ठीक है, एचईसी, झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो एचईसी आपके झारखंड के, याद रखिएगा, एचईसी जो है ये झारखंड के मतलब कहा जाता है एचईसी कहाँ है? रांची में है। रांची के हाटिया में एचईसी का प्लांट है। रांची के हाटिया में एचईसी का प्लांट है। अब देखते हैं किस देश की सहायता से झारखंड में एचईसी की स्थापना करी गई थी। तो किस देश की सहायता से झारखंड में एचईसी की स्थापना करी गई? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, क्या है, उसकी सहायता से झारखंड में एचईसी की स्थापना करी गई। याद रखिएगा। अब देखते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई, यानी कि एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये याद रखिएगा, ये करा गया था 1958 यानी कि 1958 को। 1958 को ये करा गया था। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी रांची की स्थापना करी गई थी 1958 को एचईसी रांची की स्थापना करी गई। अब आगे देख लेते हैं, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष एचईसी उद्योग को देश को समर्पित किया था? तो यह किया था आपका 1963। देखिए, 1958 में एचईसी की स्थापना हुई, किसके सहयोग से? रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और उसके बाद 1963 ईस्वी में भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने देश को इसे समर्पित किया था, एचईसी को। अब आगे देखते हैं, ये कहा जा रहा है कि झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष प्रोडक्शन प्रारंभ किया गया? तो ये किस वर्ष करा गया था? 1964 में। देखिए, 1963 में इसे देश को समर्पित किया गया और 1964 से यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा नीचे दिए गए किस प्लांट की स्थापना नहीं की गई है? तो याद रखिएगा, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा कौन से प्लांट की स्थापना करी गई है, ये मायने रखता है। तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा कराया गया। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, ये भी एचईसी के द्वारा ही इसका स्थापना किया गया है। और फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसकी स्थापना भी एचईसी के द्वारा करी गई, जबकि हैवी मोटर व्हीकल प्लांट, इसकी स्थापना एचईसी के द्वारा नहीं करी गई है। झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है, यानी कि वहां पर किस स्थान पर है, ये बताइए। तो ये आपके रांची के धुरवा में है। रांची के धुरवा में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड स्थित है, रांची के धुरवा में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? झारखंड के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? तो ये आपके रांची के नामकुम में। रांची के नामकुम में भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है। झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैब वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? तो झारखंड के किस स्थान पर यह अवस्थित है? यह आपका रांची के टाटी सिलवे में।
झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैब वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? तो रांची के टाटी सिलवे में। रांची के टाटी सिलवे में। झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैब वायर रोप्स लिमिटेड स्थित है? तो रांची के टाटी सिलवे में। झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रीफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है? झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रीफैक्ट्रीज लिमिटेड स्थित है? तो ये आपके बोकारो में है। याद कीजिए, एशियन रीफैक्ट्रीज लिमिटेड कहां पर है? बोकारो में है। आगे देखिए, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री बोकारो के गोमिया में है? इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री झारखंड राज्य के इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री बोकारो के गोमिया में स्थित है। अब देखिए, किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है? किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स स्थित है? तो धनबाद के कुमारडूबी या कुमारधुरी जो है वहां पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स स्थित है। अब देखिए, कौन सा एक संयंत्र, कौन सा एक प्लांट जमशेदपुर में नहीं है? कौन सा एक प्लांट जमशेदपुर में नहीं है? तो देखिए, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप क्या जमशेदपुर में है? यहाँ पर ये देखिए कि ये जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, आपका इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये सब आपके जमशेदपुर में है, जबकि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये धनबाद में है। ठीक है, कहाँ पर? धनबाद में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है ये आपके जमशेदपुर में नहीं बल्कि धनबाद में है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए, करगाली नामक स्थान पर, करगाली नामक स्थान पर क्या है? निम्न में किस लिए प्रसिद्ध है? जो करगाली है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो करगाली में कोयला वॉशरी आपका किया जाता है। ठीक है, कोयला वॉशरी है, कोल वॉशरी है, ये करगाली उसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक खाना कहाँ स्थित है? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है ये कहाँ पर है? तो धनबाद के सिंदरी में। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर वाला। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना धनबाद के सिंदरी में। अब आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना करी गई थी? तो भारत के धनबाद के सिंदरी में प्रथम पहला उर्वरक कारखाना की स्थापना करी गई थी। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस साल करी गई थी? तो यह करा गया था 1951 में। कब? 1951, 1951 को भारत में पहला उर्वरक कारखाना धनबाद के सिंदरी में स्थापित करी गई थी। झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना में सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री से निम्न में कौन सा उर्वरक उत्पादन किया जाता है? तो ये कौन सा उत्पादन किया जाता है? तो यानी कि यूरिया, यहाँ पर नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, ये सभी के सभी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, जो यहाँ पर यूरिया, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। अब देखिए, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री नीचे दिए गए किस स्थान पर अवस्थित है? इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री आपके भुरकुंडा में। कहां पर? भुरकुंडा में। इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा में है। और ये भुरकुंडा कहाँ है? रामगढ़ में। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह करा गया था जापान के सहयोग से। देखिए, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जो कि रामगढ़ के भुरकुंडा में स्थित है, उस फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से करी गई थी? तो जापान के सहयोग से। झारखंड राज्य का कौन सा स्थान कांच उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका सिंहभूम का कांद्रा, धनबाद का अंबोना, धनबाद का कतरासगढ़। याद रखिएगा, झारखंड राज्य के धनबाद के कतरासगढ़ और अंबोना और सिंहभूम का कांद्रा, ये सभी कांच उत्पादन के लिए, ग्लास प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। वहीं पर इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री आपके रामगढ़ के भुरकुंडा में है, जिसकी स्थापना जापान के सहयोग से करी गई थी। झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति कहां से होती है? तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में कांच मतलब कच्चे माल के रूप में कांच प्रोडक्शन के लिए, ग्लास प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल कहां से मिलता है? तो कच्चा माल आपको मिलता है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल हाट से, पत्थर घाट से। तो ये सभी क्षेत्रों से, ठीक है, ग्लास का मतलब आपूर्ति होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में ग्लास प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति जो होती है वो आपके राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल हाट से और पत्थर घाट, इन सभी जगहों से होती है। ठीक है, याद रहेगा।
अब देखिए लाह उत्पादन की दृष्टि से, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का पूरे भारत में पहला स्थान है। झारखंड के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित होता है? तो ये लगभग 60% उत्पादित होता है। किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता? किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता? तो देखिए बेर पर, कुसुम पर, पलाश पर, इन सभी पर लाह के कीड़ों को पाला जाता है, बल्कि नीम पर लाह के कीड़े नहीं पाले जाते। ठीक है, नीम नीम पर लाह के कीड़े नहीं पाले जाते हैं। याद रखिएगा, नीम पर लाह के कीड़े नहीं पाले जाते। झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो ये आपका पलामू। याद रखिएगा, झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले? पलामू, गढ़वा, लातेहार। दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। और एक प्रमंडल और बात कर ही लेते हैं, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं। कितने हो गए? 6 3 9, 9 5 14 और 7 3 10, तो 24 जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो आपका कौन सा हो गया? खूंटी। याद रखिएगा, झारखंड का खूंटी सर्वोच्च स्थान रखता है। आगे देखिए, लाह निर्यात, लाह एक्सपोर्ट करने के लिहाज से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान? तो ये लातेहार का टोरी। ठीक है, लातेहार का टोरी। याद रखिएगा, लाह एक्सपोर्ट करने के लिहाज से, उसकी दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? तो लातेहार का टोरी। और लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी जगह से ही दामोदर नदी निकलती है और दामोदर नदी इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, ये होता है। अब आगे देख लीजिए, झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 90%। याद रखिएगा, झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग 90% निर्यात एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई है? तो यह करा गया है रांची के नामकुम में। रांची के नामकुम में। झारखंड की राजधानी रांची में किस साल भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई थी? तो यह करा गया था 1925 में। याद रहेगा, झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी गई थी? यह करा गया था 1925 में। कब करा गया था? 1925 में। और कब, कहां पर करा गया है? तो रांची के नामकुम में। कहां पर? रांची के नामकुम में। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 की बात हो रही है। इसके अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका कितना? 76%। देखिए, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो यह किया जाता है 76%, यानी कि 76%। अब देखिए, झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ये सिंहभूम वाले इलाके में किया जाता है। कहां पर? सिंहभूम वाले क्षेत्र। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा क्षेत्र दूसरे स्थान पर है? ठीक है, तो याद रखिएगा, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का दूसरे स्थान पर है आपका संथाल परगना वाला क्षेत्र। कौन सा? संथाल परगना वाला क्षेत्र। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है? तो झारखंड राज्य के रांची के नगड़ी में, जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और रांची के नगड़ी से ही शंख नदी नीचे निकलती है। ठीक है, तो देखिए, झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई? तो आपका रांची नगरी में। लातेहार के टोरी से दामोदर नदी निकलता है। ठीक है, यह याद रखिएगा।
अब देखिए झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है, तो सिंहभूम और संथाल परगना वाला क्षेत्र दोनों में। ठीक है, अब देखिए कौन एक झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है या पट्टी जो है कौन नहीं है, झारखंड का कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका रांची औद्योगिक पट्टी ठीक है, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी ठीक है, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी ठीक, लेकिन ये पलामू औद्योगिक पट्टी नहीं है। और याद रखिएगा झारखंड में अगर औद्योगिक पट्टी की बात करें तो झारखंड में 4 औद्योगिक पट्टी है। कितने? 4 औद्योगिक पट्टी, जिसमें कि आपका रांची औद्योगिक पट्टी है। ठीक है, रांची औद्योगिक पट्टी, आपका दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी, और एक है आपका अब्रक अब्रक औद्योगिक पट्टी। ठीक है, अब्रक औद्योगिक पट्टी, जो कि आपका अब्रक किधर है, माइका का खान आपको किधर मिलेगा, झुमरी तलैया कोडरमा इधर, तो वही वाला कोडरमा झुमरी तलैया गिरिडीह वाला साइड में इसका विस्तार है अब्रक औद्योगिक पट्टी का। तो ये पलामू औद्योगिक पट्टी का कोई यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब्रक औद्योगिक पट्टी में का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में है, तो अब्रक औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है आपके किस क्षेत्र में है, ये आपका कोडरमा और गिरिडीह और झुमरी तलैया इन सभी क्षेत्रों में है। तो यहां से क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। देखिए दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके विस्तार, इसके एक्सपेंशन की बात करें तो रांची के खलारी से, ठीक है, रांची के खलारी से धनबाद के, ठीक है, धनबाद के कुमार डूबी तक, कुमार डूबी तक, देखिए धनबाद में कुमार डूबी है और धनबाद के कुमार डूबी तक इसका विस्तार है। तो रांची के खलारी से धनबाद के कुमार डूबी तक इसका विस्तार है बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी का, और ये दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में स्थान कैसा है, कितना है, तो सॉरी ये तो हो गया है हम लोग का। अब देखिए यहां कहा जा रहा है झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार खलारी से कुमारडूबी तक है। अभी हमने ऊपर में देखा तो ये दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, जिसको हम लोग धनबाद बोकारो औद्योगिक पट्टी भी कहते हैं। अब देखिए झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है, जिंक गलाने का काम किया जाता है, तो ये देखिए टुंडू नामक स्थान पर। याद रखिएगा टुंडू नामक स्थान पर, टुंडू नामक स्थान पर, झारखंड के टुंडू नामक स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है, और ये आपके दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी में ही पड़ता है। ठीक है, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी में ही। रांची औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो रांची औद्योगिक पट्टी को हम ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा रांची औद्योगिक पट्टी को हम ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यह भी याद रख लीजिएगा कि इसका विस्तार जो ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी रांची औद्योगिक पट्टी है, इसका एक्सपेंशन आपको कहां से कहां तक मिलेगा, तो इसका एक्सपेंशन रांची से, रांची शहर से रांची के ही मूरी तक इसका विस्तार है रांची औद्योगिक पट्टी का। तो यहां से क्या हो जाएगा, रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये रांची से मूरी तक, रांची से मूरी तक। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी को जाना जाता है निचली स्वर्ण रेखा। देखिए रांची औद्योगिक पट्टी ऊपरी स्वर्ण रेखा और जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी। और इसका अगर एक्सपेंशन की बात करें निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी की, तो चांडिल से, जमशेदपुर के चांडिल से आपके बहरागोड़ा तक, ठीक है, बहरागोड़ा तक, ठीक है, याद रखिएगा बहरागोड़ा। तो ये आपका यहां से यहां तक, चांडिल से बहरागोड़ा तक। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपका कहां से कहां तक, तो देख लीजिए चांडिल से बहरागोड़ा तक, चांडिल से बहरागोड़ा तक। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, झारखंड राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कौन सा है भाई, तो ये आप कह सकते हैं कि आपका जो ये रियाडा, बियाडा, एडाडा, ये सब झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास, मतलब क्या क्या, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी। देख लीजिए, देखिए रियाडा जो है, ये रियाडा ये कब कहां का है, तो रांची इंडस्ट्रियल, देखिए इसका क्या होता है फुल फॉर्म, रियाडा, आर से रांची, रांची आई से इंडस्ट्रियल, रांची इंडस्ट्रियल एरिया, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप
डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रियाडा कहा जाता है, ये झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। रियाडा क्या हो जाएगा? बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये आइडा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आदित्यपुर, जो कि जमशेदपुर वाला है, तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक है आपका स्पाइडा, याद रख लीजिएगा इसे भी, स्पाइडा। तो ये स्पाइडा जो है आपका, ये आपका संताल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 4 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा उद्योग रांची से मुरी नामक स्थान पर स्थापित है? कौन सा उद्योग रांची से मुरी नामक स्थान पर स्थापित है? तो ये आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो उद्योग है वो आपका मुरी में स्थित है, तो ये एल्यूमिनियम से ही संबंधित है। ठीक है, एल्यूमिनियम से ही। अब देख लेते हैं क्या है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कास्टिक सोडा और व केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित है? तो ये आपके पलामू में है। याद रखिएगा, झारखंड राज्य के पलामू में बिहार कास्टिक सोडा तथा केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है? अच्छा, झारखंड राज्य के चांडिल नामक जगह पर, झारखंड राज्य के चांडिल नामक जगह पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है। वहीं पर बिहार कास्टिक सोडा तथा केमिकल्स नामक जो उद्योग है वो आपके पलामू में है। बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग आपके चांडिल में है। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल रिफ्रैक्टिज यूनिट स्थापित है? तो ये याद रखिएगा कि झारखंड राज्य के रामगढ़ में सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट स्थापित है। झारखंड की नीचे किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है? ठीक है, तो टाटा समूह के पास जो स्वामित्व, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑनर टाटा समूह का जो ग्रुप का हेड है वो टिल्को का है। ठीक है, टिस्को का है, एग्रीको का भी है, लेकिन एचईसी जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, इसका स्वामित्व टाटा के पास नहीं है। ठीक है, एचईसी का जो स्वामित्व है वो टाटा समूह के पास नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो भी हो जाएगा वो आपका क्या है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास है। एचईसी का केंद्र सरकारी गवर्नमेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं गवर्नमेंटल। चलिए, झारखंड की नीचे दिए गए किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास है, तो देख लीजिए केंद्र सरकार के पास किसका स्वामित्व है? तो ये आपका जो बोकारो स्टील लिमिटेड, ये सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने अभी पहले देखा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फैक्ट्री है, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो ये सरकारी कंपनी बोकारो स्टील लिमिटेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल के अंतर्गत आता है। तो इसका ये क्या बोलते हैं, ये गवर्नमेंट इसका स्वामित्व इसके अंदर आते है, गवर्नमेंट इसका चीफ ऑनर है। ठीक है, उसके बाद एग्रीको टाटा ग्रुप के अंदर आता है। एग्रीको जो है वो टाटा ग्रुप के अंतर्गत इसका आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, और ये जो हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज ये कहाँ है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये झारखंड के देवघर में। कहाँ पर? झारखंड के देवघर में। ठीक है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड झारखंड के देवघर के पास एक जसीडी नाम का जगह है, जानते होंगे। देखिए, देवघर जब भी जाएंगे तो जसीडी स्टेशन, तो जसीडी में आपका ये हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, एग्रीको टाटा ग्रुप का के अंतर्गत आता है। बिकारो स्टील लिमिटेड गवर्नमेंटल है। ठीक है, एससीसी ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसका मालिक कौन है? एससीसी ग्रुप। अब देखिए, झारखंड के नीचे दिए गए किस एक का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है? ठीक है, तो निजी कंपनी के पास यानी कि प्राइवेट कंपनी के पास इसका स्वामित्व नहीं है, उसका हेड या ऑनर नहीं है वो। ठीक है, उसके ओन्ड कंपनी, ये कह सकते हैं प्राइवेट ओन्ड कंपनी वो नहीं है। तो ये कौन सा है देख लीजिएगा, यहाँ आपका जो इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री। ठीक है, ये कहाँ पर है? इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है आप बताएंगे। अब यहां से एक एक करके देख लेते हैं। ये जो इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री है, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रामगढ़ के भुरकुंडा में, ठीक है, रामगढ़ के भुरकुंडा नामक जगह पर इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री है, और यह एक जापान की प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये चलता है। ठीक है, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री जापान के एक प्राइवेट कंपनी के तहत चलता है। तो ये निजी ओन्ड कंपनी हो गया, प्राइवेट ओन्ड कंपनी। बिहार स्पंज आयरन, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो बिहार स्पंज आयरन कंपनी जो फैक्ट्री है वो चांडिल में है। कहां पर? चांडिल में है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। और ये एक प्राइवेट कंपनी है, चांडिल में है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। और इसके मालिक कौन है? तो ये एक प्राइवेट कंपनी, इसके मालिक उमेश कुमार नाम का आदमी है। ठीक है, तो ये भी प्राइवेट कंपनी हो जाएगा। हैदराबाद इंडस्ट्री अभी हमने देखा कि एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, और वो आपके जसीडी में है, देवघर के जसीडी में। तो ये सब निजी कंपनी है, बल्कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसका मतलब ये कहां पर है? तो घाटशिला में। कहां पर? घाटशिला में। तो पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला नामक जगह पर आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, और यह एक गवर्नमेंट
कंपनी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, घाट से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आंसर हो जाएगा। चलिए, झारखंड में अवस्थित नीचे दिए गए किस कंपनी के द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो किस कंपनी के द्वारा? तो एग्रीको, जो कि टाटा स्टील इस टाटा ग्रुप के अंतर्गत आता है, और इससे क्या होता है, कृषि उपकरणों का निर्माण किया जाता है एग्रीको के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो हैदराबाद इंडस्ट्रीज झारखंड राज्य के देवघर जिले में है, जसीडी में। झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? तो ये किया जाता है एस्बेस्टस का निर्माण। क्या? एस्बेस्टस का निर्माण करता है हैदराबाद इंडस्ट्रीज, जो कि झारखंड के देवघर जिले के जसीडी में स्थित है। अब देखिए, झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ये करा गया था आपके 2017 में। 2017 में झारखंड राज्य के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना करी गई थी। झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है? झारखंड राज्य में किस स्थान पर, ऐसा किस स्थान पर किया जा रहा है? तो रांची में किया जा रहा है। झारखंड राज्य के रांची में क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना करी जा रही है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 2005-6 से लेकर 2017-18 के बीच कितने प्रतिशत की दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये करा गया है 5% की दर से। याद रखिएगा, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 2005-6 से लेकर 2017-18 के बीच कितने 5% की दर से, 5% की रेट से कारखानों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में झारखंड राज्य के स्थान के बारे में क्या सत्य है? तो क्या सच है, देख लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कारखानों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 20वां है, बिल्कुल सही है। कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 17वां है, बिल्कुल सही। उत्पादन के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 16वां है, बिल्कुल सही। तो ये सभी हो जाएगा। कारखाना के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 20वां है। कार्यरत श्रमिकों के स्थान पर जो संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 17वां है, और उत्पादन के आधार पर 16वां है। अब देखते हैं, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थायी पूंजी के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना रहा है? तो ये रहा है आपका 13वां। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थायी पूंजी, ठीक है, स्थायी पूंजी के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड का स्थान 13वां है। झारखंड का स्थान 13वां है। अब आगे देख लेते हैं, विश्व बैंक के द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये याद रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड राज्य को स्थान प्राप्त हुआ है चौथा। कितना? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए, कहा जा रहा है भारत में एकल हस्ताक्षर सिंगल सिग्नेचर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला राज्य झारखंड ही है। ठीक है, पहला राज्य। झारखंड राज्य में गठित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड राज्य में गठित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन? चीफ मिनिस्टर होता है। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर विकसित डेवलप किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर मार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है आपके 196 किलोमीटर, 196। राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर विकसित किए जा रहे, डेवलप किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर मार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरता है? तो 196 किलोमीटर। झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? तो झारखंड राज्य के किस स्थान को, ये भी देख लीजिएगा, ये किया जाता है बरही। ठीक है, झारखंड राज्य के बरही का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए किया गया है। झारखंड राज्य के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना करी जा रही है? ये करा जा रहा है आपके रांची में। झारखंड राज्य के रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना रांची में करी जा रही है। अब देखिए, झारखंड राज्य के किस जिले को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यहां प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?
तो ये आपका है देवघर में। कहाँ पर? झारखंड राज्य के देवघर को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने का प्रस्ताव यहाँ प्रस्तावित है। अब देखिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में, ठीक है देख लेते हैं इसको, झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो ये है आपका कौन सा जिला? ये आपका जिला है गोड्डा, सॉरी देवघर। अभी देखे थे तो थोड़े देवघर, ठीक है देवघर। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये किया गया आपके आदित्यपुर में। कहाँ पर? आदित्यपुर, जमशेदपुर के पास है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपके धनबाद में। झारखंड राज्य के धनबाद में केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है, धनबाद में, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। अब हम देखते हैं झारखंड में परिवहन प्रणाली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन झारखंड। झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 60% है। याद रखिएगा झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग 60% है। अब देखिए झारखंड राज्य में कुल यात्रियों के परिवहन में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी है? तो झारखंड राज्य में कुल यात्रियों के परिवहन में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी है आपका कितना? 85%। याद रखिएगा माल ढुलाई में 60% और यात्रियों के परिवहन में सड़क परिवहन का जो हिस्सेदारी है वो आपका 85% है, ठीक है 85% है। अब आगे देखिए झारखंड राज्य में राजकीय मार्गों यानी कि स्टेट जो हाईवेज हैं, राजकीय मार्गों व सड़कों के विकास के लिए किस वर्ष झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, झारखंड स्टेट हाईवे जो अथॉरिटी है उसका गठन किया गया था? किस वर्ष इसका गठन किया गया है? तो ये किया गया है 2015 में। कब? 2015 में। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में सड़क घनत्व यानी कि रोड डेंसिटी कितनी है? देखिए डेंसिटी क्या होता है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई कितनी है? तो देख लीजिए रोड डेंसिटी जो है ये आपका कितना है? तो ये आपका है 159.78 किलोमीटर। 159.78 किलोमीटर रोड डेंसिटी है। याद रखिएगा 159.78 जो किलोमीटर का रोड डेंसिटी है इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में 2025 तक सड़क घनत्व कितना सड़क घनत्व का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 250 किलोमीटर का। कितना? 250 किलोमीटर का। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या व वाहन का अनुपात कितना है? देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या और उसके रेशियो में, उसके प्रोपोर्शन में जो व्हीकल्स होने चाहिए उसका अनुपात कितना है? तो उसका अनुपात है 100 पर। 100 लोगों पर एक व्हीकल से, ठीक है 100 लोग पर एक व्हीकल का अनुपात है झारखंड राज्य में, ठीक है। देखिए झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो ये याद रखिएगा ये आपका है 33। कितना? 33। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 33 है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 3367 किलोमीटर। 3367 किलोमीटर, 3367। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH33। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH33। तो NH33 की लंबाई कितनी है? NH33 की लंबाई है 333 किलोमीटर। NH33 की लंबाई 333 किलोमीटर। इनमें से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है NH33 को, जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH33 नेशनल हाईवे NH33 झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है आपके झारखंड के 6 जिलों से होकर के गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे केवल झारखंड में ही विस्तारित है? तो देखिए ये है आपका कौन सा? NH33 और NH100, ये दोनों केवल झारखंड राज्य में ही विस्तारित है। NH33 और NH100 ये दोनों केवल झारखंड राज्य में ही विस्तारित है।
इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1232 किलोमीटर। 1232 किलोमीटर। एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड के किस स्थान से गुजरने का प्रस्ताव है? तो ये आपका है बरही से। कहां से? बरही से। एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग के द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड के किस स्थान से गुजरने का प्रस्ताव है? तो ये बरही से है। झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2394 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2394 किलोमीटर और 1232 किलोमीटर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। झारखंड राज्य में सबसे पहले किस वर्ष रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? तो झारखंड राज्य में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण 1862 में किया गया है। झारखंड राज्य में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण 1862 में किया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड राज्य के में सबसे पहले किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था राजमहल से कोलकाता। झारखंड राज्य में सबसे पहले रेलवे लाइन कब बिछाया गया? 1862 में। कहां से कहां तक? राजमहल से कोलकाता। ठीक है, राजमहल से कोलकाता। झारखंड राज्य में किस वर्ष पुरुलिया से रांची के लिए रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी? तो पुरुलिया से रांची के लिए रेल मार्ग की शुरुआत करी गई 1907 में। पुरुलिया से रांची के लिए रेल मार्ग की शुरुआत करी गई 1907 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष रांची से लोहरदगा के लिए रेल मार्ग की शुरुआत करी गई थी? तो झारखंड राज्य में किस वर्ष रांची से लोहरदगा के लिए रेल मार्ग की शुरुआत करी गई थी? यह करा गया था 1911 में। कब? 1911 में। 1907 में पुरुलिया से रांची और रांची से लोहरदगा रेल मार्ग 1911 में। झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? यह है आपका हाजीपुर में। ठीक, यह है आपका हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। अब आगे देखिए, झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साउथ ईस्ट ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में है। अब आगे देखते हैं इनमें से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? तो देखिए यहां पर धनबाद रेल मंडल, चक्रधरपुर रेल मंडल और रांची रेल मंडल, ये सभी के सभी झारखंड राज्य में ही हैं। ये सभी के सभी झारखंड राज्य में ही हैं। धनबाद रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? धनबाद रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। धनबाद रेल मंडल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। धनबाद रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? धनबाद रेल मंडल की स्थापना करी गई थी 1951 को। धनबाद रेलवे मंडल की स्थापना करी गई थी 1951 को। झारखंड का रांची रेल मंडल नीचे दिए गए किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? झारखंड का रांची रेल मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। झारखंड का रांची, देखिए धनबाद किधर आता है? तो धनबाद आता है आपका पूर्व मध्य रेल और जो रांची है वो दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक मिनट आने दीजिए क्वेश्चंस को। हाँ, रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची रेल मंडल की स्थापना करी गई थी 2003 में। रांची रेल मंडल की स्थापना करी गई 2003 में। झारखंड का चक्रधरपुर रेल मंडल निम्न में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंदर रांची भी आता है और दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आपका चक्रधरपुर रेल मंडल भी आ रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल भी आ रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना कब करी गई? तो चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना 1952 में करी गई। चक्रधरपुर रेल मंडल की स्थापना 1952 ईस्वी में करी गई। राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसीट के आधार पर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो धनबाद है। कौन सा? धनबाद है। झारखंड में नीचे दिए गए किस स्थान पर कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है? कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है आपके झारखंड के जमशेदपुर में। कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित
स्थित है झारखंड के जमशेदपुर में। कहां पर? झारखंड के जमशेदपुर में। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड में नीचे दिए गए किस स्थान पर केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा स्थित है? तो ये आपका है झारखंड के रांची में। कहां पर? झारखंड के रांची में। झारखंड में सबसे पहले किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? तो झारखंड में सबसे पहले हवाई अड्डा का निर्माण रांची में किया गया था। कहां पर? रांची में किया गया था। रांची में किस साल हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? तो रांची में किया गया 1941 में। रांची में 1941 में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। रांची में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? रांची में स्थित हवाई अड्डा का नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड राज्य में इनमें से किन स्थान पर हवाई अड्डा उपलब्ध है? तो झारखंड में आपके कौन कौन सी जगह में हवाई अड्डा उपलब्ध है? तो सोनारी, जमशेदपुर के सोनारी में हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है, जमशेदपुर के सोनारी में हवाई अड्डा है। ठीक है, अब दुमका में भी हवाई अड्डा, ठीक है, जो कि अभी बनेगा, उसमें सब चीज़ होने वाला है, तो यहाँ भी है और धनबाद में भी है। ठीक है, तो हवाई अड्डा आपके झारखंड के जमशेदपुर के सोनारी में भी है, दुमका, धनबाद सभी जगह। देखिए अब कहा जा रहा है झारखंड राज्य में के दुमका में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य के दुमका में स्थित हवाई अड्डा का नाम है सिदो कान्हू हवाई अड्डा। सिदो कान्हू हवाई अड्डा। बिरसा हवाई अड्डा रांची में है, बिरसा हवाई अड्डा रांची में है, झारखंड के दुमका में सिदो कान्हू हवाई अड्डा है। अब देखिए झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था है? तो ग्लाइडिंग सेंटर की व्यवस्था आपका दुमका में भी है, धनबाद में भी है और जमशेदपुर में भी है। राज्य सरकार के द्वारा देवघर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बारे में देखिए, आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर आ रहे हैं? तो ये देवघर में आ रहे हैं और देवघर में आज ही क्या होगा, जो देवघर हवाई अड्डा है उसका इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन करेंगे ये। ठीक है, तो देखिए राज्य सरकार के द्वारा देवघर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए यहाँ पर इसकी कुल लागत 300 करोड़ रुपए है, इसकी कुल लागत 300 करोड़ रुपए, इसकी कुल लागत से 200 करोड़ रुपए का वहन डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा और कुल लागत में 50 करोड़ का वहन झारखंड सरकार तथा 50 करोड़ का वहन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई करेगी। यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य। अब आगे देख लेते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा इनमें से किस स्थान पर, झारखंड सरकार के द्वारा किस स्थान पर व्यावसायिक पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करने की योजना है? तो ये आपका है दुमका में। झारखंड सरकार के द्वारा इनमें से किस स्थान पर व्यावसायिक पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करने की योजना है? ये दुमका में है। केंद्र सरकार के द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के किस स्थान का चयन किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के किस स्थान का चयन किया गया है? तो ये दुमका और बोकारो दोनों का किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के दुमका तथा बोकारो दोनों का चयन किया गया है। झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं? तो झारखंड राज्य में 44% गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं। झारखंड राज्य के 44% गांव पक्की सड़क से जुड़े हैं। अब हम देखेंगे झारखंड का संचार व्यवस्था। क्या देखेंगे? संचार व्यवस्था। तो झारखंड का डाक सर्कल की स्थापना किस वर्ष करी गई? तो 2001 में करी गई। झारखंड डाक सर्कल की स्थापना 2001 में करी गई। झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या 3094 है। 3094 डाकघर हैं टोटल झारखंड में, 3094 डाकघर हैं टोटल झारखंड में। झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां करी गई थी? तो ये करा गया था झारखंड के रांची में। झारखंड राज्य में निम्न शक्ति ट्रांसमिशन, देखिए निम्न शक्ति मतलब लो पावर है ना, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त आकाशवाणी की स्थापना कहां की गई थी? तो ये करा गया था आपके चाईबासा में, मेदिनीनगर में और धनबाद सभी जगह। देखिए हाई ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी से युक्त प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना रांची में करी गई और लो ट्रांसमिशन कैपेसिटी से युक्त आकाशवाणी की स्थापना कहाँ? चाईबासा, मेदिनीनगर, धनबाद सभी जगह। झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो के 13 स्टेशन हैं, 13 ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन हैं। झारखंड राज्य में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, झारखंड राज्य में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान
पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करी गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड में पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करी गई थी। झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था आपके रांची में। रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करी गई थी 1974 को। कहां पर, कब? 1974। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में किस वर्ष झारनेट यानी कि झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क झारनेट की स्थापना की गई थी? तो ये करा गया था आपके 2006 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष? 2006 में झारनेट की स्थापना करी गई थी, झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। झारखंड राज्य में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन के लिए झारखंड राज्य में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन के लिए किस वर्ष झारखंड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैप आईटी का स्थापना किया गया? तो ये किया गया था आपका 2004 में। कहां पर? 2004 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जेसैक, याद रखिएगा जेसैक, झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है, उपयोग केंद्र की स्थापना करी गई? तो ये करा गया आपका 2003। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2003 में करा गया झारखंड। अब देखते हैं किसके सहयोग से झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जेसैक की स्थापना की गई थी? तो ये करा गया था इसरो के सहयोग से। किसके? इसरो के सहयोग से। अब हम देखेंगे झारखंड में विद्युत परियोजनाएं यानी कि पावर प्रोजेक्ट्स जो है झारखंड में, उसको देखेंगे। झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है? तो 2626 मेगावाट। याद रखिएगा झारखंड में कुल कितनी जो पावर कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी है, कितनी स्थापित है? तो ये आपका है 2626 मेगावाट का, 2626 मेगावाट। झारखंड में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा ये आपका निजी क्षेत्र का, प्राइवेट कंपनीज का ज़्यादा योगदान है, ठीक है। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी 31% है, 31% है, 31%। आगे देखिए झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये आपका 26%, 26% केंद्र सरकार, 31% आपका झारखंड सरकार और बचा हुआ निजी क्षेत्र। तो झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी आपका 43%, 43%। आगे देखिए झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है, कुल विद्युत क्षमता में, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब उन पावर प्लांट्स में तो किसका ज़्यादा विद्युत क्षमता किस सेक्टर से ज़्यादा आता है, ठीक है, किस सेक्टर से ज़्यादा आता है? क्या यह कोल बेस्ड यानी कि कोयला आधारित विद्युत क्षमता, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो आपका नॉन कन्वेंशनल पावर सिस्टम होता है, या फिर भूताप यानी कि जियो थर्मल आधारित है? तो किससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है झारखंड में? तो ये कोल आधारित यानी कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब देखिए झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में कोयला आधारित है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में कोयला आधारित कितना है, यानी कि कोल बेस्ड विद्युत हमें कितना मिलता है? तो ये मिलता है आपका 91%, लगभग 91%। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहा जाए तो कोयला आधारित विद्युत ही हमें मिलता है स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट से। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जल आधारित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत है, कितना हिस्सेदारी है? तो ये आपका है मात्र 8%। कितना? 8%, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है मात्र 8% मिलती है, और वहीं पर स्टीम पावर प्लांट से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 91%। झारखंड में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह, झारखंड में कोयला आधारित फर्स्ट ताप विद्युत गृह यानी कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट सबसे पहला जो बना था वो कौन सा था भाई? तो वो था आपका बोकारो थर्मल पावर प्लांट, बोकारो थर्मल है ना, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ठीक, झारखंड में सबसे पहले। अब देखिए अरे ये क्या हो रहा है, बोकारो थर्मल जो पावर प्लांट है उससे विद्युत उत्पादन का प्रारंभ कब किया गया? तो ये उससे किया गया था 1953 को। बोकारो थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा कब? तो ये 1953 से इलेक्ट्रिसिटी बोकारो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोकारो थर्मल पावर प्लांट से जो है उसकी क्षमता कितनी है? तो ये याद रखिएगा उसकी क्षमता है आपके 830 मेगावाट। बोकारो थर्मल पावर प्लांट की क्षमता कितना है, कैपेसिटी कितना है? 830 मेगावाट की।
चंद्रपुरा थर्मल, ठीक है, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित है? तो चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट आपके बोकारो में स्थापित है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो ये करा गया था 1965 को। 1965 में चंद्रपुरा थर्मल की स्थापना करी गई थी। चंद्रपुरा थर्मल विद्युत गृह की स्थापना की क्षमता कितनी है, यानी कि कैपेसिटी कितना है उसका? तो उसका है 780 मेगावाट। 780 मेगावाट चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी है। झारखंड के पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है? तो झारखंड में पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना करी गई है रामगढ़ में। अच्छा, किस वर्ष करी गई? तो ये करा गया था आपका 1973 में। कब? 1973 में। पतरातू थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब करी गई? 1973 में। कहाँ करी गई थी? रामगढ़ में। कहाँ? रामगढ़ में। पतरातू थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? पतरातू थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत करी गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत पतरातू थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करी गई थी। अब देखते हैं, चलो, पतरातू थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। पतरातू थर्मल पावर प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। और पतरातू थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी कितना है? तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी आपको मैं बता दूं, यह है आपका 840 मेगावाट। पतरातू थर्मल पावर प्लांट की का कैपेसिटी 840 मेगावाट है। झारखंड की राजधानी रांची में HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है? तो ये किया जाता है पतरातू थर्मल से ही। पतरातू थर्मल से झारखंड के HEC को क्या किया जाता है? विद्युत की आपूर्ति करी जाती है। तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र, तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये किया गया था आपका तेनूघाट, बोकारो में। ठीक है, तेनूघाट की क्षमता कितनी है? तो तेनूघाट जो थर्मल पावर प्लांट है इसकी क्षमता है 420 मेगावाट। ठीक है, इसकी क्षमता है 420 मेगावाट। वहीं पर पतरातू का इससे दोगुना था, कितना? 840। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? तो कौन सा भाई? तो देखिए, ये पतरातू थर्मल झारखंड राज्य में है, चंद्रपुरा झारखंड राज्य में है, पतरातू हमने देखा रामगढ़, चंद्रपुरा बोकारो, और बोकारो वाला बोकारो थर्मल तो बोकारो में है, लेकिन मैथन थर्मल यहाँ मैथन में नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड के निम्न में से नीचे दिए गए किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है? तो देख लेते हैं किसकी सबसे ज्यादा है। तो पतरातू थर्मल की, इसका 840 मेगावाट इसकी क्षमता है। पूरी कैपेसिटी कितना? 840 मेगावाट। और चंद्रपुरा का कितना है? तो चंद्रपुरा का हमने अभी देखा ऊपर में 780 मेगावाट। ठीक है, इसका कैपेसिटी 780 मेगावाट। तेनूघाट का कितना है? तो तेनूघाट का अभी देखा, हमने बताया कि इसका डबल है आपका, तेनूघाट का डबल 840 मेगावाट। बोकारो थर्मल का जो कैपेसिटी है वो कितना है? 830 मेगावाट। तो सबसे ज्यादा बताइए इनमें से किसका है? पतरातू का है। ठीक है, और ये पतरातू थर्मल कहां पर स्थित है? रामगढ़ में, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, रामगढ़ में। चंद्रपुरा बोकारो में है, आपका तेनूघाट बोकारो में है, और बोकारो थर्मल तो बोकारो में है ही। तो ये हो गया। अब आगे देख लीजिए कि झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है, या फिर प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? तो देखिए, ये जो क्या बोलते हैं, झारखंड राज्य की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये आपका है तिलैया डैम। ठीक है, तिलैया जल विद्युत परियोजना, तिलैया डैम जो है आपका जल विद्युत परियोजना में, तो ये है। अच्छा, तिलैया जो ये तिलैया के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि ये झारखंड की, सबसे पहले इसके बारे में ये याद रखना है कि झारखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है। झारखंड की पहली जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। इसका स्थापना 1953 में करी गई थी। कब? इसकी स्थापना 1953 में, 1953 में करी गई थी। और किसके द्वारा की गई? तो ये करा गया था दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा, दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा। अब ये जो तिलैया जल विद्युत परियोजना है ये कोडरमा जिले में, ठीक है, ये कोडरमा जिले में है। जैसा कि हम जानते हैं तिलैया डैम के बारे में आपने सुना होगा, तो कोडरमा जिले में तिलैया जो जल विद्युत परियोजना है, कोडरमा के बराकर नदी के ऊपर ये तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, बराकर नदी के ऊपर, बराकर नदी के ऊपर। और इसकी उत्पादन क्षमता, अगर इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कितना है? 60,000 किलोवाट। कितना? 60,000 किलोवाट। तो याद रख लीजिएगा इसके बारे में इतना। अब चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1953 में करी गई थी, अभी हमने देखा। उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। चलो तुम इधर चलो, चलो
तो ये कब करा गया, इसके इसके बारे में हमने देख लिया। अच्छा, ये तिलैया, एक मिनट और ऊपर जाएगा क्या, हाँ चलो, किस नदी पर इसकी स्थापना करी गई है तिलैया जल विद्युत परियोजना की, तो बराकर नदी पर। तिलैया जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो कोडरमा जिले से है। तिलैया जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, 60,000 किलोवाट है, ठीक है, ये देख लिया। मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1957 को करी गई थी, 1957 को करी गई थी। अब मैथन जल विद्युत जो केंद्र है, जो मैथन जल विद्युत केंद्र है, ये भी बराकर नदी पर ही स्थित है, लेकिन ये धनबाद जिले में। कहां पर, मैथन जल विद्युत परियोजना ये भी बराकर नदी में है। जैसे कि अभी हमने देखा तिलैया भी बराकर, तिलैया जल विद्युत परियोजना भी बराकर पर है, लेकिन वो कोडरमा जिले में है। और बराकर नदी पर ही मैथन जल विद्युत परियोजना भी है, लेकिन ये आपके धनबाद जिले में। कहां पर, धनबाद जिले में है। अब आगे देख लेते हैं, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है, तो ये भी बराकर नदी पर की गई है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित करी गई है, तो धनबाद में करी गई है। कहां, धनबाद में करी गई है। यहां पर कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सी जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है, तो गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना जो है ये आपका कौन सा, मैथन जल विद्युत परियोजना ही है। तो याद रखिए लीजिएगा कि मैथन जल विद्युत परियोजना, मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत केंद्र परियोजना है, ठीक है, गैस टरबाइन पर आधारित। तिलैया जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो तिलैया जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता अभी हमने देखा था ऊपर में 60,000 किलोवाट। अच्छा, झारखंड के स्वर्ण रेखा, झारखंड के, और तिलैया का भी 60,000 है, तिलैया का तो हमने ऊपर में देखा ही था, लेकिन यहां पर मैथन डैम भी याद रख लीजिएगा, इससे मैथन होना चाहिए था, ठीक है, तो मैथन का भी 60,000 किलोवाट है, ठीक है, मैथन का भी 60,000 किलोवाट है, ठीक। झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, तो यह करा गया था 1989 में। कब करी गई थी, 1989 में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। और स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित करी गई थी, तो विश्व बैंक, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई, ठीक है, इसकी स्थापना करी गई, ठीक, याद रहेगा। अब आगे देख लेते हैं, कहा गया, हाँ चलिए, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई है, तो विश्व बैंक की सहायता से स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना करी गई है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों का ये संयुक्त रूप से, देखिए उड़ीसा, इस परियोजना का निर्माण झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये देख लीजिएगा, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किसके सहयोग से किया गया, विश्व बैंक के सहायता से इसका स्थापना किया गया। कब किया गया, 1989 में किया गया। किस राज्य सरकार के सहयोग से मिलकर के, तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों राज्य सरकार मिलकर के इसकी स्थापना की है। देखिए अब क्या है कि कौन सा जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया है, तो आप जानते हैं रांची में हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, हुंड्रू जलप्रपात, तो ये कौन सा जल परियोजना होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका हुंड्रू जलप्रपात ही, ठीक है, सॉरी, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना ही हो जाएगा, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कोनार जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो कोनार जल विद्युत परियोजना जो है ये परियोजना बोकारो जिले में स्थित है। कहां पर, बोकारो जिले में। और कोनार जल विद्युत परियोजना बोकारो जिले में कोनार नदी पर स्थित है। कहां पर, कोनार नदी पर स्थित है। अच्छा, अगर कोनार जल विद्युत परियोजना की, जैसा कि हमने देखा तिलैया परियोजना का कैपेसिटी कितना, 60,000 किलोवाट, मैथन का कितना कैपेसिटी था, तो ये था आपका 60,000 किलोवाट। वहीं पर याद रखिएगा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का जो कैपेसिटी है वो आपका 130 मेगावाट है। कितना, 130 मेगावाट। और इसके बाद ये जो कोनार जल विद्युत परियोजना का कैपेसिटी है ये थोड़ा कम है, और कितना है कोनार का, 40,000, मात्र 40,000 किलोवाट, ठीक है, 40,000 किलोवाट। तो याद रखिएगा कि कोनार जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, 40,000 किलोवाट, कितना, 40,000 किलोवाट। अच्छा, अय्यर जल विद्युत परियोजना, कौन सा, अय्यर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दामोदर नदी पर। अय्यर जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी है, तो 45,000 किलोवाट। अय्यर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी, 45,000 किलोवाट। अच्छा, पंचेत जल विद्युत परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है, तो पंचेत, जैसा नाम से पता चल रहा है, तो पंचेत कहां, किस जिले से होगा भाई, तो पंचेत की परियोजना धनबाद, किससे, धनबाद जिले में है। आगे देखिए, कौन सी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, निम्न में से कौन सी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, तो ये पंचेत जल विद्युत परियोजना, पंचेत जल विद्युत परियोजना। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, बराकर पर। स्वर्णरेखा नदी पर, और मैथन भी बराकर पर है, बाद बाकी पंचेत बचा, तो पंचेत जल विद्युत परियोजना आपके दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर। अब आगे देख लेते हैं, चलिए, कहा जा रहा है कि ये जो पंचेत जल विद्युत परियोजना, कहाँ गए तुम,
पंचेत जल विद्युत परियोजना का उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका भी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट ही है। पंचेत जल विद्युत परियोजना का भी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। अच्छा, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में की गई है? तो ये आपका कहाँ? गिरिडीह जिले में। किसमें? गिरिडीह जिले में। याद रखिएगा, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना गिरिडीह जिले में। और किस नदी पर है? तो ये बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना गिरिडीह जिले में बराकर नदी पर है। जैसा कि तिलैया और मैथन के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है, तिलैया और मैथन, ठीक है, तो बराकर नदी में था। तो ये भी बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना भी बराकर नदी पर है और इसकी क्षमता जो है, इसका कैपेसिटी ये 20,000 किलोवाट है। कितना? 20,000 किलोवाट, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि स्थापना किस नदी पर की गई? बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई? तो बराकर नदी पर। और स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना करी गई है आपके रांची में, उसके हुंडरू जलप्रपात पर, ठीक है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उत्पादन क्षमता कितना? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट। तो हमने जल विद्युत परियोजनाओं को भी देख लिया। और लास्ट में जाते-जाते मैं आपसे फिर से कह दूं कि अगर आपको आपने जेएसएससी सीजीएल के पेपर, लैंग्वेज पेपर में खोरटा लिया है और खोरटा में कहीं से कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो पूरा थ्योरी कंप्लीट करवाया जा चुका है, थोड़ा-सा ग्रामर बचा है। तो ग्रामर जो है इसके भी पोर्शन, इसके भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। कहीं से कोई चूक नहीं रहनी चाहिए तैयारी के दौरान। तो आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें थोड़ा-सा मेहनत को, हमारे जो इतना मेहनत होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो उसका बाद हम बात में करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है। और आप हमें क्या सपोर्ट करेंगे? हम इसके एवज में आपके साथ मिल करके काम करेंगे। और जब तक अगर आप जिस चीज़ को भी कर रहे हैं, ठीक है, जिस लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किस लिए तैयारी कर रहे हैं, कि बाद में जब हम जॉब करेंगे तो एक अच्छा लाइफ जिएंगे। तो एक अच्छा लाइफ जीने के लिए अगर हमारे साथ मिल करके थोड़ा सहयोग राशि के तौर पर बस इतना आप अपने पॉकेट से कभी थोड़ा-सा गुरु के लिए भी निकालें, तो यहाँ से क्या होगा कि खोरठा ग्रामर की तैयारी पूरी तरह से हम लोग कर लेंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, पीडीएफ नोट्स होगा, ग्रामर के प्रैक्टिस सेट होंगे, एमसीक्यूज कराए जाएंगे हर एक चैप्टर के, और आपको पेपर 1 और 2 के भी गाइडेंस करे जाएंगे। उसमें 5-5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्लास इसका 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 10 या 12 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जुड़ना ना भूलिएगा। आप केवल खोरठा ग्रामर अगर करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से ये नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।